में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे सरकारों के इस रवैये की। लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम बिगड़ती है तो जब लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम खड़ी होती है तो उसके बाद राजनीतिक आंदोलन तब तक लेते रहे, लेकिन उपद्रवियों के आंदोलन भी सरकारें वापस लेने लगी है। महज इसके पीछे का मकसद एक ही है कि वोट बैंक में कहीं सेंध ना लगे, हमारा वोट बैंक बना रहे। कितना उचित है, हम इसको लेकर के चर्चा करेंगे। तो आप सुनिए हमारा मजमून और हम चर्चा करेंगे उसके बाद हमारे पैनलिस्ट के साथ। प्रदेश की वसुंधरा सरकार ने 2 अप्रैल को भारत बंद के दौरान हुई हिंसा के बाद SC/ST एक्ट के खिलाफ दर्ज प्रकरणों को निपटाने के लिए कमेटी गठित कर दी है। राज्य सरकार की ये 4 सदस्यीय कमेटी 3 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और उसी रिपोर्ट के आधार पर केस वापस लिए जाने का फैसला लिया जाएगा। राज्य सरकार का ये फैसला चुनावी साल में दलित वोट बैंक को साधने के तौर पर देखा जा रहा है। ये पहला मामला नहीं है जब सरकारें केस वापस लेने के निर्णय ले रही हैं। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों पार्टियों की सरकारों में इस तरह के फैसले होते रहे हैं। राजस्थान में ही गुर्जर आंदोलन के दौरान केस वापस लिए गए तो कश्मीर में महबूबा मुफ्ती की सरकार ने पत्थरबाजी में शामिल 9,730 लोगों के केस वापस लिए। यूपी के मुजफ्फराबाद में हुए दंगों के मामले में भी यूपी की वर्तमान योगी सरकार ने भी बीजेपी नेता संगीत सोम समेत 131 मामले वापस लिए। योगी सरकार ने तो भाजपा के कद्दावर नेता स्वामी चिन्मयानंद पर चल रहे रेप का केस हटाने का भी फैसला लिया है। राजस्थान में ही राजपूत समाज भी आनंदपाल एनकाउंटर प्रकरण के समय उपजी हिंसा पर केस वापस लेने की मांग कर रहा है। किसी भी सरकार का केस वापस लेने का निर्णय सत्ता के फायदे से ही जुड़ा होता है। राजनीतिक पार्टियां अपने फायदे के लिए केस लगवाती हैं और वापस भी लेती हैं, लेकिन इससे उपद्रवियों को बढ़ावा मिलता है। समाज का एक तबका ये मानने लगता है कि अपनी मांगों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, क्योंकि अंत में सरकार उन्हें कानूनी पचड़े में तो बचा ही लेगी। सत्ता केवल वोट देखती है और उसी हिसाब से फैसले करती है। उन फैसलों से कानून व्यवस्था को धक्का पहुंचता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। कि पत्थरबाजों के केस न केवल राजस्थान में कई राज्यों में वापस ले जा रहे हैं और सरकारें अपने हिसाब से जब उन्हें लगता है कि इस समाज या समुदाय या किसी वर्ग विशेष के वोट को हम साध सकते हैं तो उन पे लगे मुकदमों को वापस ले लिया जाता है। चलिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और समीक्षक श्याम शर्मा साहब इस वक्त मौजूद हैं। साजिद अली जी अधिवक्ता हमारे साथ हैं। कांग्रेस नेता RC चौधरी जी हमारे साथ हैं। भाजपा नेता राजेंद्र मीना जी हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। श्याम जी, आपसे जानना चाहूंगा कि बात केवल एक राजस्थान की नहीं है, उपद्रव होता है, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आती है, आम जन परेशान होता है और उस वक्त फोर्स को आप डिप्लॉय करते हैं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए और उसके बाद में केस वापस ले लिए जाते हैं। मुझे लगता है कि एक परंपरा सा चल पड़ी है। पहले कुछ एक कैटेगरी के हिसाब से केस ले जाते थे कि भाई पॉलिटिकल मामले ही ने वापस ले लिया जाए, ये वर्षों से चला आ रहा है। अब तो उपद्रवियों के केस भी वापस लेने लगे। देखिए योगेंद्र जी, क्योंकि राजनीतिकरण जब हो जाता है तो उसका फायदा राजनीतिक लोग देखते हैं कि हमको इस केस के लेने से कितना फायदा होने वाला है, कितना नुकसान होने वाला है। उस आधार पर निर्णय होते हैं तो सामाजिक परिप्रेक्ष्य में वो किसी भी तरह उचित नहीं माना जाता है। अब देखिए कि पिछले दिनों जब विधानसभा में बहस हो रही थी तो गृह मंत्री जी कह रहे थे कि हमने तो केस लेने के लिए न्यायालय को निवेदन कर दिया। अब न्यायालय हमको मानता है नहीं, क्योंकि वहां पर न्याय जब आप पहले केस केवल थाने तक होता है तो आप ले सकते हैं, सरकार का अधिकार है, लेकिन किसी कई आपराधिक मामले वाले वापस ले लेते हो तो किसी भी सूरत में सही जो अपराध करता है उसको दंड मिलना चाहिए। समाज यही कहता है, न्याय की व्यवस्था भी यही है। लेकिन राजनीति के लोग अपने फायदे के लिए, जैसे कि आप देखिएगा कि 2 अप्रैल को जो कुछ घटना घटी, जिस प्रकार का वातावरण पूरे देश में छाया, हमारे प्रदेश का भी बिगड़ा स्थिति। आप देखिए हिंडौन में तो 2 जनप्रतिनिधि के मकान तक जलाए, सारी बातें हुई। उसके बाद आप कह रहे हो कि हम उनके केस वापस ले लेंगे। आखिर इन चीजों की न्यायिक प्रक्रिया और जो कानून व्यवस्था को बनाने का काम अगर जनप्रतिनिधियों का नहीं है तो फिर है किसका? आखिर सरकार जिसके लोग मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं और विधायक हैं, सब आप लोग हो और आप जाकर के कहते हैं कि भाई इसमें तो अब क्योंकि हमको आने वाले समय में इलेक्शन है, 2018 का चुनाव है, हमको इससे वोट नहीं मिलेंगे, नाराज हो जाएंगे क्योंकि हमारे को आज
जब 34 SC की सीटें हैं उसमें से 32 हमको मिली हुई है, अगर हमने नहीं किया तो फिर हमारी स्थिति खराब हो जाएगी। ये जिस तरह का वातावरण, जो दूषित वातावरण करने का प्रयास हो रहा है, और फिर अभी देखिएगा सिफारिश हो रही है कि हटा दो केस, हमको फायदा मिलेगा। इस पर चर्चा भी होने लगी, एक कमेटी का गठन भी हो गया है। अब वो बताएगी कि भाई किस प्रकार से किन किन केसों को वापस लिया जा सकता है। आनंदपाल वाले मामले में भी हो रहा है। अभी हाल ही में देखिएगा कि सुरेश मिश्रा भी आज कल गए थे थाने पर, पुराना केस था, वापस ले लो। तो ये सारी प्रक्रिया, प्रशासनिक व्यवस्था बिगड़ती है, चरमराती है। आप उसका दुरुपयोग करते हो क्योंकि आप शासन में हो, उस स्तर पे हो कि आप निर्णय करने के, लेकिन जब जिसका चालान पेश हो जाता है, कोर्ट में मामला चला जाता है, तो आप केवल सिफारिश कर सकते हो कि सरकार इसको वापस लेना चाहती है, लेकिन कोर्ट उस पर देखता है, गुण के आधार पर तय करता है कि इसको तो ले सकते हो आप, क्योंकि इससे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन मर्डर है और बाकी जो संगीन अपराधों के मामले को आप वापस नहीं ले पाते। कायदे से आप सरकारी संपत्ति को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं, रास्ता रोक रहे हैं, आप उपद्रव मचा रहे हैं और पब्लिक को आप एक ऐसे मोड पे लेके आ रहे हैं जिससे दहशत फैल सकती है। ये मुझे लगता है बड़े संगीन दर्जे के आरोप लगते हैं। हमारे साथ साजिद अली बैठे हुए हैं जो अधिवक्ता हैं। साजिद साहब, एक बात मैं जानना चाहूंगा कि कभी भी बंद होता है, तोड़फोड़ होती है, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है या पब्लिक दहशत के दौर से गुजरती है, किस तरह का ये आरोप होते हैं, किस तरह के आरोप होते हैं ये? जी, ये मैं एक तो बात आपको ये स्पष्ट कर दूं कि जो राज्य की सरकारें हैं वो पब्लिक के गार्जियन हैं। उनका काम है पब्लिक को पीसफुल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, उन्हें क्राइम फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना। अब 2 तारीख को जो घटना हुई उसका हर्ष सबको पता है, कितना नुकसान हुआ ये भी सबको जानकारी है। जान माल का नुकसान हुआ, संपत्ति का नुकसान हुआ। ये पहला वाकया नहीं है जब सरकार इस तरह के मामलों में केसेज को विड्रॉ करने की बात कर रही है। इस तरह के विड्रॉल कई सरकारों में होते आए हैं। कर्नाटक सरकार ने रिसेंटली में किया, यूपी सरकार ने केसेज विड्रॉ करने की बात की, साउथ में भी, आंध्र प्रदेश में भी केसेज विड्रॉ करने की बात की गई थी। जहां तक दंड प्रक्रिया संहिता के अंदर 321 का प्रावधान दिया हुआ है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड पब्लिक प्रोसिक्यूटर एप्लीकेशन मूव कर सकता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नमेंट, और उसके आधार पर अदालत को यह देखना होता है कि किस मामले में स्वीकृति जारी करनी है, किस में नहीं देनी है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि पब्लिक इंटरेस्ट क्या है इस मामले में, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट अगर नहीं है तो आप व्हिम्सिकल या किसी और आर्बिट्रेरी मैनर में किसी भी संबंध में किसी और तरह के बेनिफिट्स उठाने के लिए आप केसेज को विड्रॉ करने की जो रणनीति अपनाते हैं, जिसके कई और फायदे हो सकते हैं, लेकिन ये हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए अदालतों ने भी इन मामलों में सीरियसली देखा है। यूपी में भी रिसेंटली डेवलपमेंट जब हुआ था तो 3 जजेस बेंच को ये मैटर रेफर हुआ और 3 जजेस बेंच ने कहा कि नो, आपके एप्लीकेशन मूव कर देने मात्र से ये केसेज विड्रॉ नहीं होंगे, हमें देखना होगा कि क्या पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व इन केसेज के अंदर, और उसके आधार पर देखना होगा। अब आज राजस्थान में 2 तरह की घटना जो घटी, ये इसमें हो सकता है कि कुछ मामले में कुछ अनायास पुलिस के द्वारा कुछ लोगों को गलत तरीके से इन्वॉल्व कर लिया गया हो, कुछ छोटे अपराध भी हो सकते हैं, लेकिन जो बड़े अपराध हैं उनके संबंध में विड्रॉल अगर किया जाता है तो ये इस राज्य की जनता के साथ एक धोखा है। उनको ये विश्वास दिलाना जरूरी है कि सरकार अपना काम पूरी तरह से जिम्मेदारी से कर रही है और उनको एक साफ सुथरा एनवायरमेंट देने की तैयार है। जी चलिए, आरसी चौधरी जी आपके पास आना चाहूंगा। सरकार आपकी हो चाहे बीजेपी की हो, और ये नई बात नहीं है, इससे पहले भी, लेकिन पॉलिटिकल जो मामले हैं उनको लेकर के केस वापस लिए गए। अब तो जो सरकार के लिए, माफ करेगा, पब्लिक के लिए जो उपद्रवी हो, पब्लिक को दहशत के माहौल से गुजार रहे हो, उन लोगों के भी केस वापस लेने की परंपरा शुरू हो गई है। योगेंद्र, सबसे पहले तो ये है कि पॉलिटिकल और दहशत दोनों ही चीजों पे क्या है, सरकार के लिए राजनीतिक मायने क्या हैं। अगर कोई भी वाइड स्पेक्ट्रम में कहीं पे जनता से जुड़े हुए अगर मुद्दों को लेकर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी सोसाइटी अगर आंदोलन करती है तो वो अपने हक के लिए बात करती है। सरकार जिस प्रकार से वकील साहब ने कहा कि सरकार उनकी गार्जियन होती है, तो निश्चित रूप से गार्जियन अगर कहीं अपनी भूमिका को निभाने में असफल रहते हैं तो वो अपना हक एक आंदोलन के द्वारा मांगते हैं। आंदोलन के बीच में किस प्रकार से आंदोलन उग्र हो जाता है, किस प्रकार से जानमाल की हानि हो जाती है, सरकार वहां पे किस प्रकार से मूक बनी हुई खड़ी रहती है, किस प्रकार से प्रशासन मूक बना रहता है, और उसके पीछे साजिश के वो दूसरे हिस्से भी होते हैं। आज हम चर्चा जिस 2 तारीख के आंदोलन को लेकर कर रहे हैं, उससे पहले भी यहाँ पे वो तो एक चर्चा का बिंदु आरसी चौधरी साहब, ये लंबी फहरिस्त है। हाल ही में कर्नाटक में लिए गए, जम्मू कश्मीर में लिए गए, उत्तर प्रदेश में लिए गए, बिहार हो चाहे वेस्ट बंगाल हो, वहां केसों का जो वापस लेने का एक सिलसिला चल पड़ा है, वो एक बड़ा गंभीर विषय है।
तो जिस प्रकार से आपने जो कहा कि कश्मीर के अंदर 9,700 कुछ लोगों के लिए जो पत्थरबाज हैं, जो हमारे आर्मी के साथ में, जो मिलिटेंट्स के साथ में मिलकर अनवांटेड एक्टिविटीज कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो तो एक महत्वपूर्ण इश्यू हो सकता है। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय आने के बाद में उन्होंने तारीख की घोषणा के बाद में जिस प्रकार से श्याम सुंदर जी ने हिंडौन का जो जिक्र किया, हिंडौन का जिक्र जहां पे किया वहां पे बहुत बड़ी तादाद में पुलिस थी, पुलिस अधीक्षक थे, और उनकी प्रेजेंस के अंदर किसी को वोलेंस अगर करने दिया जाता है तो निश्चित रूप से लगता है कि ये कहीं ना कहीं साजिश का एक हिस्सा सरकार की तरफ से भी रहा, आगे समाजों को जो बांटने का जो एक हिस्सा रहा। अब कहीं ना कहीं जो श्याम सुंदर जी कह रहे हैं राजनीतिक लाभांश लेने के लिए 2 तारीख के बाद में होने के बाद में निर्दोष लोगों को चिन्हित कर करके जिस प्रकार से उन पे बहुत से मुकदमे लगाए गए, निश्चित रूप से ऐसे लोगों पे तो मुकदमे नहीं लगने चाहिए थे। निर्दोष लोग जिनके आज तक जमानत नहीं हो पाई उन पे तो मुकदमे नहीं लगने चाहिए थे। कैसे उन्होंने चिन्हित किया, किसने किया और किस प्रकार से किया? आज सरकार की अगर कोई कमेटी यहां पे स्टैंड कर रही है मध्य प्रदेश के अंदर, वहां पे एडीजी लेवल के अधिकारी ने कहा कि एक साजिश के तहत एक संगठन ने वहां पे हथियार जमा किए, हथियार जमा करने के बाद में किस प्रकार से इसको वायलेंस का रूप दिया गया, उन्हें ट्रेनिंग दी गई, तो आखिर वो कौन लोग थे? उन लोगों को तो पहचान नहीं थी। यहाँ पे हिंडौन में जिन लोगों को जिक्र हुआ है, हिंडौन में जिन जननेताओं राजनेताओं के जो घर जला दिए गए, वो तो उनके खुद के समाज के थे, जिन लोगों का हक लेके कर रहे थे, तो उनके बीच में वो अपने लोगों को क्यों जलाएंगे? इसके पीछे की साजिश क्या थी? जाना सरकार को इस पे तथ्य पे चाहिए था। लेकिन आज कहीं ना कहीं सरकार दबाव के अंदर जो मुकदमे अगर वापस लेने की जो बात कर रही है वो राजनीतिक उसका सोच है, लेकिन समाज और तमाम जो लोग हैं वो समझते हैं कि आखिर क्या वजह समाज को जिस प्रकार से विभक्त करने का जो काम किया वो सरकार की मंशा को प्रदेश के लोग। चलिए, लेकिन आप ये क्या कहना चाहते हैं कि 2 बातें आपने कही कि जो गिरफ्तार है वो निर्दोष हैं। मैं कह रहा हूं कि निर्दोष लोगों को लेना चाहिए। निर्दोष लोगों को भी कोई अगर वहां से गुजर रहा है, कहीं भी कहीं कोई मॉब हुआ, आखिर किसी का मुकदमा कराने के लिए गए तो आइडेंटिफिकेशन किसने किया? बहुत से लोगों को चिन्हित जो वहां पे जगह पे नहीं थे, अपनी सरकारी सर्विस में थे। प्रशासन का यह दावा है कि वीडियो फुटेज के जरिए जो तोड़फोड़ कर रहे थे, जो वास्तव में हिंसा फैला रहे थे, उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। या तो हमें प्रशासन ये कह रहा होगा, प्रशासन के साथ साथ में ही ये कह रहे हैं कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी है वो अपनी सेवाएं कहीं अपनी जिस पदस्थ है, जिस जगह पे वहां पे अपनी सेवाएं दे रहा है और उसके बावजूद उसके ऊपर मुकदमा दर्ज है जो उस आंदोलन के दौरान था ही नहीं, वहां पे दूसरे लोगों के दबाव में लोगों के नाम जुड़वा दिए जाते हैं और उनको फिर परेशान करने का जो काम किया जाता है। निश्चित रूप से बेहद बहुत से निर्दोष लोगों पर मुकदमे दर्ज किए गए जो उस ना तो आंदोलन का हिस्सा थे, ना उस आंदोलन के अंदर थे। तो आप तो पक्ष लेने के लिए किसकी? अगर किसी निर्दोष लोगों को क्यों फंसाया जाए? निर्दोष लोगों को बिल्कुल नहीं फंसाना चाहिए। चलिए, आप मान रहे हैं कि ये केस वापस लिए जाने चाहिए। निर्दोष लोगों पे अगर कहीं पे मुकदमे आखिर हुए क्यों? बेगुनाह लोग आज तक जेल के अंदर क्यों हैं? क्या वजह है कि बेगुनाह लोग उस जेल के अंदर है? सरकार को जब कहा सरकार की जिम्मेदारी बनती है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, क्यों नहीं पुलिस को डिप्लॉयड किया वहां पे? किस प्रकार से सरकार का फेलियर रहा जो भी रहा, लेकिन जब तोड़फोड़ हो गई उसके बाद में पब्लिक को जिस दौर से गुजरना पड़ा वो केस वापस लेने की हम तो करें निर्दोष और बेगुनाह लोगों पे बिल्कुल मुकदमे नहीं होने चाहिए। जिन्होंने जो वायलेंस किया अगर उन पे रहता है तो रहना चाहिए। चलिए ठीक है राजेंद्र जी, आप लोग तो लेकिन वापस लेने की एक पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक कमेटी भी आपने गठित कर दी है 4 लोगों की, अरुण चतुर्वेदी की अध्यक्षता में, और ये केस वापस लेने की एक पूरा मानस बना चुकी है सरकार है कि ये केस वापस ले जाने चाहिए। एक हमारे आपको नहीं लगता है कि कभी भी इस तरह का उपद्रव होगा और जिस जात में ताकत होगी जो लगेगा कि सरकार के वोट बैंक में काम आ सकते हैं उनके केस इस तरह से वापस लेने की एक हमारे यहाँ पे परंपरा और सिलसिला चल पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो जो पूर्ववर्ती सरकार जो भी रही है उस टाइम से ये तो कहा कि जब कई तरह के सामाजिक के आंदोलन कोई किसी रूप में कोई ना कोई आंदोलन जो होता है तो उसमें निर्दोष लोग भी आ जाते हैं। कभी कभी बेचारे जो चलते रास्ते में वो भी आ जाते हैं, कोई जिनको अनभिज्ञ जानकारी नहीं है पूरी तरह से क्या है मामला, वो लोग भी आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है। तो इसी चीज के लेकर एक कमेटी जो बनाई है हमारी राज्य सरकार ने, तो इसी बात को लेके गई है कि वास्तव में चिन्हित करके वास्तव में अगर दोषी हैं तो उनको तो नहीं बख्शा जाए और जो निर्दोष लोग हैं उनको तो वास्तव कमेटी बना के निर्णय लेके तुरंत बहुत जल्द 3 महीने जो समय दिया है उसमें निश्चित रूप से ये जांच करने के बाद में जांच पड़ताल होगी और होने के बाद में वास्तव में जो न्याय होगा, जो गलत आदमी जो फंस गए उनको निकालने वाली बात है, उसकी सिफारिश सरकार करेगी निश्चित तौर पे। और ऐसा नहीं है कि सरकार कोई अभी कर रही हो, सरकार जो पहले रही है वो हमेशा जो वास्तव में जो गलत जिस तरह का आंदोलन किसी न किसी हिंसात्मक गुजरों का आंदोलन है, कोई तरह का आंदोलन हो, उसमें जो अगर लिए गए तो या और कई स्टेटों की सरकार है वो भी अगर ले रही है तो कोई गलत नहीं ले रही कोई इस तरह का। अगर वास्तव में अगर दोषी है तो उन पर तो कार्रवाई होना चाहिए, हम भी कह रहे हैं बात। पर ज्यादातर ऐसा लगा सरकार को भी हो सकता है निर्दोष लोग भी इसमें ज्यादा फंसाए गए, तो निर्दोष लोगों से केस वापस होने से कुछ लोग बच्चे पढ़ने वाले बच्चे वो भी इसमें गलत फंस गए।
उसमें उनको जानकारी नहीं थी, उनको किसी न किसी को बहका करके उनको लाया गया इस कार्यक्रम में और उनके द्वारा कोई करवाया गया, तो उनको इस वक्त पूरी जांच करके, तो वास्तव में अगर निर्दोष लोग हैं तो उनको बचाने की तो सिफारिश तभी सरकार करेगी। राजेंद्र मीणा साहब निर्दोष है तो हाँ। सरकार कमेटी के माध्यम से जो सिफारिश रिपोर्ट आएगी उसके माध्यम से कार्रवाई होगी। जी राजेंद्र जी, लेकिन यही बात राजपूत समाज भी काफी लंबे समय से मांग कर रहा है। जी, सर्व ब्राह्मण महासभा के सुरेश मिश्रा 11 साल पुराने मुकदमे को लेकर के उन्होंने भी अब एक आंदोलन का रास्ता पकड़ा है कि अगर ये मुकदमे वापस नहीं लिए जाएंगे तो सरकार को नतीजे भुगतने पड़ेंगे। एक प्रेशर पॉलिटिक्स अब शुरू हो जाएगी जब सरकार की ये नियत होगी तो, क्योंकि बात केवल राजस्थान की नहीं है, पत्थरबाजों के भी मुकदमे आप लोगों ने वापस ले लिए। नहीं, बिल्कुल वहां भी एक इस तरह का मामला चल रहा था कि कैसे भी जब मिलिट्री उनको भी परेशान, जो हमारे वहां के रहने वाले लोग आपस में रोज डेली पत्थरबाजी और ये, तो कहीं ना सरकार ने सोचा कोई ना कोई बैठ के सामंजस्य बना के इनका आपस में कोई रास्ता ऐसा निकाला कि भाई जिससे ये उपतर बंद हो और एक बैठ के भी बात की जा सकती है और इस तरह के इनको नहीं बंद लेकिन पत्थरबाजों से क्या बात करोगे? नहीं, पत्थरबाजों से बात यह है कि कुछ लोग, सारे नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं उनके बहकावे में मारे, कुछ तथ्य 5% हो सकता है, उसमें सारे लोग और भी आ रहे हैं, तो उन लोगों को भाई वास्तव में जो दोषी है इनको तो छोड़ा नहीं जाए और बाकी और लोगों के केस वापस किए जाए। उसी तरह जो निर्दोष लोग हैं जो उनके बहकावे में आ गए या जिन्होंने पत्थर फेंके ही नहीं, या उस हिसाब से उन लोगों की जरूर सिफारिश की है, ये बात सही है। और सरकार यही नहीं कि यूपी की बात हो, कर्नाटक की बात हो, कहीं की हर सरकार और जो बीजेपी की सरकार जो और सरकारें हों, हमेशा ये जो इस तरह के जो आंदोलन है, ये कोई सामाजिक आंदोलन है चाहे कोई वैसे भी है, तो निश्चित रूप में कार्रवाई हुई है। तो मैं तो कहता हमारी जो सरकार ने किया ऐसा कोई गलत नहीं किया। निश्चित अगर दोषी लोग हैं तो उनको बख्शा नहीं जाएगा, जो निर्दोष लोग हैं, बच्चे हैं जो फंस गए, उनको वास्तव में उनको निकालना चाहिए। उनको जो शिक्षा से भी प्रभावित हो रही है और वो अनभिज्ञता किसी कारण आगे तो उनसे केस वापस ले ली जाए, तो कोई इसमें बुराई भी नहीं है। चलिए श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं, और अपने अपने दावे हैं, आरसी चौधरी साहब भी कह रहे हैं कि निर्दोष लोगों को फंसाया गया है। सबसे बड़ी बात तो यहां पे यह है कि वास्तव में निर्दोष नहीं फंसने चाहिए, कानून भी नहीं चाहता, अदालत भी नहीं चाहती कि किसी बेगुनाह को पनिशमेंट किया जाए। ये बात बिल्कुल ठीक है, हम भी नहीं चाहते हैं, लेकिन इस बात को तय कौन करेगा? अभी चलिए राजस्थान में तो कमेटी बना दी है, लेकिन बहुत सारी जगह एक सरकार किसी को गिरफ्तार कर लेती है, मालूम होता है उसे समाज कंटक के रूप में उसे देखा जाता है, और दूसरी सरकार आते ही उसे बेगुनाह साबित कर देती है। देखिए योगेंद्र जी, क्योंकि अब आप देखिए कि 275 के केसेज हैं जिनको समीक्षा हो रही है, उनको वापस लेने की बात हुई है। अरुण चतुर्वेदी कमेटी के अध्यक्ष हैं, उसके बाबूलाल वर्मा, लखावत जी हैं, सिंह लखावत एडवोकेट होने दीपक उप्रेती हैं, दीपक उप्रेती, क्योंकि वो खुद गृह विभाग की एसीएस हैं, इसलिए वो मेंबर सेक्रेटरी बना है। क्योंकि गृह विभाग में कोई भी कार्रवाई करने के लिए गृह विभाग का जब सर्वोच्च अधिकारी आपको दे दिया जाए तो वो किसी अधिकारी को कहेगा तो निश्चित रूप से माना जाएगा, डीजी को आदेश दे सकता है। तो ऐसे, लेकिन मेरे यहाँ पे बात आ रही है कि अब होगा क्या कि बीजेपी शासन में तो बीजेपी के जो निर्दोष लोग हैं उनको तो माफ कर दीजिएगा, कांग्रेस के निर्दोष लोग नहीं माफ होंगे, क्योंकि वो वहां नहीं जाकर के कह पाएंगे कि हमारा निर्दोष है, क्योंकि वहां राजनीतिकरण के तौर पर जिस प्रकार से केस वापस लेने की प्रक्रिया होती है वो किसी भी कीमत पर ठीक नहीं है। आप निर्दोष को तो माफ करिए, उसमें तो हम भी, कोई भी जनरल व्यक्ति भी नहीं कहेगा कि निर्दोष फंसे, लेकिन जो चलाकर के फंस रहा है आप उसको निर्दोष इसलिए मानोगे क्योंकि आपका पदाधिकारी है, आपका विधायक है या कुछ और है, तो उसको फिर निर्दोष साबित कीजिए। अब देखिए कि यूपी में रेप के केस में आपने बरी करने की बात हो रही है, अब ऐसी स्थिति में अगर ऐसी स्थिति लाना चाहोगे तो आने वाला समय फिर कैसे आप कंट्रोल करने की स्थिति कहोगे? जो प्रशासन के लोगों को आप कहते हो कि कंट्रोल करो, और आप कंट्रोल करने की स्थिति में अगर मुकदमे दर्ज होते तो आप माफी दे देते हो, तो यहाँ समन्वय कैसे हो? कोशिश होनी चाहिए कि समाज में का वातावरण नहीं बिगड़े, शांति प्रिय व्यवस्था बनी रहे, कानून व्यवस्था बनी रहे। इसलिए न्यायिक प्रक्रिया को क्यों बीच में लाया जाता है? लाया इसलिए जाता है कि ये राजनीतिक लोग तो अपने अपने तौर पर फायदे नुकसान देख करके कुछ भी कर सकते हैं निर्णय, लेकिन न्याय वाले जो अधिकारी होते हैं, जो न्यायालय है, वो निश्चित रूप देखता है सारी बातों को। आप एप्लीकेशन दे सकते हैं वहां पर, लेकिन एक्सेप्ट होगी नहीं होगी, क्योंकि जयश्याम जी, एक छोटा सा मेरा सवाल है आपसे कि पॉलिटिकल मुद्दों से जुड़े जो आंदोलन होते हैं उसके केस वापस लेने की काफी लंबे समय से चलती आ रही है, लिए भी जाते हैं। मैं एक मामला ऐसा देख रहा हूं कि जो मामला हुआ और उसके कुछ दिन बाद ही कमेटी बना करके आप वापस लेने का एक रास्ता साफ कर रहे हो, इससे पहले मैंने कभी देखा नहीं। इससे दूसरी सरकार आती है या फिर साल 2 साल बाद में डिमांड की जाती है, अगर सरकार को लगता है उस नेचर का है कि इसे विड्रॉ कर लें, तो मैंने देखा ये तो 1 महीने बाद में ही इसमें
सरकार अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। योगेंद्र जी, आपको मालूम है कि आपके अक्टूबर में चुनाव होंगे विधानसभा के। आपको ये भी पता है कि एससी और एसटी के कितने लोग बीजेपी के पास आज सीटें कब्जे में है। आपको चिंता का विषय है कि आने वाले समय में यदि हमने इनके प्रति सहानुभूति और इनके वोटों को लेने के लिए यदि निर्णय नहीं किए तो आने वाले चुनाव में हमको वोट नहीं मिलेंगे, तो हमारी स्थिति खराब हो जाएगी। इसलिए आप तत्काल तो कमेटी बनाते हैं और कैबिनेट मिनिस्टर की अध्यक्षता में कमेटी बनती है, जिससे कि उसमें स्थिति, और मेंबर सेक्रेटरी बनाते किसको है कि सर्वे सर्वा जो गृह विभाग का एसीएस है उसको बनाते हैं और समीक्षा करते हैं कि 3 महीने में, 3 महीने इसलिए कि आगे आने वाले टाइम में तो आप निर्णय कर नहीं पाओगे, 3 महीने निर्णय चलेंगे, आगे तो आपके चुनाव की स्थिति आ जाएगी तो फिर आप नहीं कर पाओगे। इसलिए ये सारी तरीका यही है कि हम लोगों को उपयोग किस प्रकार से करें, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में हम कैसे लाभ प्राप्त करें। ये जो द्वेष भावना से चीजें बनती हैं, ये किसी भी कीमत पर समाज के अंदर सहृदता, स्वच्छता और अमन चैन कायम करने वाली नहीं रहती। आप देखिएगा जब आरोप आप वापिस लेंगे तो जब आने वाली विधानसभा होगी, अगर सरकार परिवर्तित होगी तो कांग्रेस कहेगी कि गलत तरीके से ले लिए, हम वापस समीक्षा कराएंगे। ये 6 महीने में जो निर्णय करते हैं, जैसे इन्होंने समीक्षा कराई, हो सकता हो जो बदले सरकार बदले ना बदले बातें लगे, लेकिन जो भी होगा विधानसभा में आप देखिएगा। गुलाब चंद कटारिया कह रहे थे, जब मैं भी बैठा हुआ था, आपने भी देखा होगा, जब इस तरह की बातचीत आ रही थी तो वो कह रहे थे कि जो आपराधिक मामले होंगे वो नहीं ले सकेंगे, हम उन समीक्षा करेंगे दोबारा से, क्योंकि कोर्ट ने मना कर दिया है तो हम कैसे ले सकते हैं। हमारे हाथ में तो केवल ये है कि हम जो छोटे मोटे मुकदमे हैं, जिसमें कि हो सकता हो कि आप लड़ाई झगड़ा छोटे मोटे हो, लेकिन आप राजकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाओ, फिर कहोगे कि भाई आप ये तो समझदार नहीं थे, ना समझते इसलिए घटना हो गई, इसलिए हम वापस लेते। तो ये किसी कीमत पर ठीक नहीं कहा जा सकता। राष्ट्र के हित में हो वो निर्णय राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में परिपक्व तरीके से करने का कोशिश करनी चाहिए। राजनीतिक फैसले इसलिए नहीं करने चाहिए कि उसको वोटों की राजनीति से जोड़ा जाएगा आगे। आनंदपाल वाले में नहीं हो रहा, नहीं, आनंदपाल वाले में सीबीआई की जांच चल रही है। आप देखिएगा गुजर वाले में भी चल रही है कि हमारे भी मुकदमे वापस लो जी, इसमें कह रहे थे हम ले भी ले, ब्राह्मण समाज का हमारे मुकदमे वापस लीजिए जाकर के थाने पर। तो कुल मिलाकर के ये माना जा सकता है कि आप किसी भी कौम का या फिर जाति का या वर्ग का आपकी ताकत का एहसास सरकार को अगर होता है तो आपके मुकदमे वापस लिए जा सकते हैं, इसे ही माना जाए। बिल्कुल सही है क्योंकि आपको मालूम है कि इस सरकार में बनाने और बिगाड़ने में कितनी स्थिति पैदा कर सकता है ये समाज, क्योंकि एससी एसटी समाज जो है बड़ी तादाद में आपके पास है आज, क्योंकि आप 34 में से 32 सीटें आपके पास है और एसटी की सीटें भी काफी हद तक इनके पास है। तो उस स्थिति को कायम रखने के लिए कि किसी तरह से बिगड़े नहीं, हमारे को हमारा राजनीतिक जो लाभ है वो बना रहे, कायम रहे, हमसे लोग नाराज नहीं हो जाए, कांग्रेस की तरफ बह करके नहीं चले जाए, इसलिए उनको थामे रखो कि उनके मुकदमे 275 है वापिस ले लो और उनको राजी रखो कि हमने देखो आपके संकट में हम आपके साथ रहे, तो हमारे वोटों के टाइम आप साथ रहना, जिससे कि हम सरकार को वापस से कायम बना सके। तो ये निर्णय कभी भी तीन में उचित नहीं माने जाते। साजिद साहब आपके पास आना चाहूंगा मैं। ऐसे कुछ मुकदमों का दहन है कि कोई गरीब है, उसका अपनी खुद की पैरवी करने वाला खुद है, लगता है सभी को भी कि इसके खिलाफ केस जो चल रहा है सरकार को विड्रॉ करना चाहिए। कुछ ऐसे केसेस का ध्यान है कि कोई सिंगल मैन अगर कोई लेके जाता है, सबकी नजर में है कि बेगुनाह है लेकिन उसे फंसा दिया गया है, अगर क्योंकि देखिए कि कोर्ट का ट्रायल है, जिस दिन कोर्ट को लगेगा, जिस दिन डिसीजन आएगा, हो सकता है सरकार कोर्ट भी उसे बेगुनाह साबित कर दे, लेकिन वो एक लंबा प्रोसीजर होगा। सरकार ऐसा कोई केस ध्यान आपको कि उस आदमी को ये राहत दी हो कि हाँ इसका केस हम वापस लेते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि जो दंड प्रक्रिया संहिता में 321 जो धारा है, ये सबसे ज्यादा मिसयूज की गई है और ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडेज को पूरा करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है। अब तक आप भी देखेंगे छोटे छोटे मामलों में लोग अपने 10-10, 15-15 साल अदालतों में चक्कर काट रहे हैं। छोटी मोटी घटनाएं हैं, उनमें 15 साल वकालत जो है हम कर रहे हैं उनकी, लोगों की विचारों की, और उनके केसेस के संबंध में ना तो अदालतों की तरफ से कोई इनिशिएटिव लिया जाता है, ना सरकार की तरफ से। 321 का जो प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता में किया गया था, उसका पर्पज ये था कि ऐसे मामलों में जिनमें कन्विक्शन के चांसेस बहुत रेयर हो, उस तरह के मामलों में सरकार जो है केसेस को विड्रॉ कर सकती है। ऐसे मामले नहीं कि जिनमें संगीन अपराध कायम कर दिया हो और उसके बाद फिर आप कहें कि हम तो वापस लेते हैं सब, ये परमिसिबल नहीं है। दूसरी बात, आप ये देखेंगे कि कमेटी आप बना रहे हैं और कमेटी आप होम डिपार्टमेंट के अंडर में, आपके पास पूरी पुलिस डिपार्टमेंट है। आज की तारीख में 1 महीना गुजरा है, किसी भी मैटर में मुझे उम्मीद नहीं कि कोई चालान पेश हुआ हो कोर्ट के अंदर, यानी कि सारे मैटर अभी इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे है।
पुलिस के पास ये पावर है कि वो देख सकती है, वो एग्जामिन करे। वो है इसलिए कि कौन से केस में कोई व्यक्ति गलत फंसा है, कौन सही फंसा है, और कोई किसी ने अपराध कायम किया है तो उसके खिलाफ चालान पेश करना है, वरना सबको निकाल दीजिए आप। तो आप यानी कि अभी अगर कमेटी भी अगर नहीं बनाई जाए तो अभी तो आपके पास पावर है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है। तो ये पुलिस के स्तर पे भी आदमी को अगर लगता है कि इन्वेस्टिगेशन आयोग को कि ये बेगुनाह है, इसका कोई रोल नहीं है, गलती से देखिए गलतियां होती हैं उस समय जब भीड़ का झुंड होता है, तो उस समय कई लोग होते हैं, जैसे कहा जाता है ना कि चने के साथ गुण भी पिस जाते हैं, वो राजनीतिक संदेश वाली बात है ना यहाँ तो। हाँ। राजनीतिक संदेश जाना चाहिए कि हमने किया है माफ, अब अपने आप हो जाएगा तो फिर आपकी आसान कौन माने। जी राजनीतिक तौर पर जी ऐसा है साहब कि जो है अभी भी कमेटी के लिए इतना आसान नहीं होगा। कमेटी अगर किसी केसेस के लिए रिकमेंड कर भी देती है तो कमेटी सिर्फ रिकमेंड करके जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उनके पास फाइल भेज देगी। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास ये पावर है, वो उनके माइंड अप्लाई करना पड़ेगा कि किस मामले में उन्हें कंसेंट केस को अप्रिशिएट करना है और विड्रॉल एप्लीकेशन डालनी है। अगर वो ब्लाइंडली पॉलिटिकल मोटिवेशन में अगर कोई पब्लिक प्रोसिक्यूटर विड्रॉल के एप्लीकेशन डाल भी देता है तो वो केसेस विड्रॉ नहीं होंगे, कोर्ट विड्रॉ नहीं करेगा। प्रोविजन में भले प्रावधान नहीं हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह चुका है जब तक किसी मामले में, विशेष मामले में कोई पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं हो तो ऐसे केसेस को विड्रॉल नहीं हो सकता। आप ये देखिएगा कि ये मैटर आज कमेटी रिकमेंड कर भी देती है तो आने वाले वक्त में काफी वक्त लगेगा इन केसेस के विड्रॉल होने में, और होंगे या नहीं होंगे ये भी भविष्य तय करेगा। लेकिन अगर आप ये मान रहे हैं कि घटनाएं हम बहुत गंभीर कर दें और आप सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को टारगेट पे लेकर के बाकी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को आप इग्नोर कर रहे हैं, उनके विश्वास का क्या होगा जो आपको विश्वास करके बैठे हैं कि आप हमें पीसफुल एनवायरनमेंट देंगे, आप हमें शांतिप्रिय माहौल देंगे। साजिद साहब, मैं आपके पास में लौटूंगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा यहाँ पे, ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे इस मुद्दे पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं खास खबर में सरकार की ओर से मुकदमे वापस लेने की एक जो फेरिस्त, ये कहे कि एक जो प्रचलन चल गया उसको लेकर के चर्चा कर रहे हैं। मैं साजिद साहब हमारे साथ अधिवक्ता जुड़े हुए हैं। साजिद साहब, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा कि सहज कितना है सरकारों के लिए मुकदमे वापस लेना अगर कोई ट्रायल पे चले। दो चीजें हैं यहाँ पे जो कमेटी गठित की गई है, मुझे नहीं लगता है कि कहीं पे भी अदालत में मामला पहुंच चुका होगा। अभी तो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, कुछ लोग गिरफ्तार हैं, जो जेल भी चले गए हैं। वो हो सकता है कि जेल में जो लोग चले गए उनके लिए अदालत के रास्ते से ही उन्हें विड्रॉ किया जा सके, क्योंकि वो अभी न्यायिक हिरासत में भेज दिए गए हैं। वह एक मामला वो हो सकता है। तो क्या ऐसे केसेस में सरकार डायरेक्ट भी पुलिस ऑफिसर्स के माध्यम से ये सब इन्वेस्टिगेशन करा करके, और जो लोग हैं, जैसे कहा जाता है कि एफआईआर में से नाम निकालना, कोई बात नहीं गिरफ्तार हुआ और आपने इन्वेस्टिगेशन किए उसमें उसे बेगुनाह रखा, बहुत सारे केसेज होते हैं, क्या उस स्टेज तक पहुंच गए कि सरकार कमेटी बनाए, कमेटी के बाद में डबल एजी के माध्यम से या जो भी प्रोसिक्यूटर है वो अदालत में पेश करे कि ये सब सरकार की रिकमेंडेशन इन केसेस को वापस किया जाए? ऐसा है, दंड प्रक्रिया संहिता के अंदर जो प्रावधान मौजूद है उनके हिसाब से किसी भी वक्त जब तक चालान पेश नहीं किया गया है उसके पहले तक पुलिस के पास ये पावर होते हैं। अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया है और उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है तो भी कोर्ट में उसके समक्ष ये चालान पेश किया जा सकता है कि इसके खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता पाया जाता। ऐसे प्रोसीजर्स मौजूद है और ऐसी प्रक्रिया कई बार अपनाई जाती है पुलिस द्वारा। आप 2 महीना आदमी अंदर चल रहा है, लेकिन अल्टीमेटली जब एफआईआर आती है तो आ जाता है कि साहब इसके खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है। तो ऐसी सूरत में कोर्ट जो है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता उनको छोड़ने के अलावा। एक बात। दूसरी बात यह है, अगर किसी मामले में चालान प्रस्तुत हो गया है तो चालान प्रस्तुत होने के बाद चार्ज की स्टेज आती है। चार्ज लगने के पहले के प्रावधान है विड्रॉल एप्लीकेशन का, और चार्ज लगने के बाद जब तक जजमेंट न हो जाए तब तक के प्रावधान है। दोनों ही सूरत के अंदर पब्लिक प्रोसिक्यूटर के माध्यम से ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होगा और उसको माइंड अप्लाई करना होगा, और वो सिर्फ इसलिए कंसेंट नहीं दे देगा कि जो है सरकार ने रिकमेंड कर दिया है कि हमको तो केसेस विड्रॉ करने हैं। वो अपना माइंड अप्लाई करके फिर वो एप्लीकेशन मूव करेगा और उसके बाद फिर कोर्ट का निर्णय होगा उसके संबंध में। अब जहां इसके मामले में एक और बात जो डाउट की आती है वो ये आता है कि हमारे यहां पर
इनफैक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का जो अपॉइंटमेंट है वो भी पॉलिटिकल है। सेक्शन 24 में जो प्रोविजन दिया गया है उसमें यह है कि आप हाई कोर्ट के स्तर पर, सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट जजेस के स्तर पर जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का अपॉइंटमेंट है वो 5 साल जब तक गवर्नमेंट रहती है तब तक वो रहते हैं। अब ऐसी सूरत में अगर उनकी पार्टी ने यह तय कर लिया कि हम कमेटी बना के इन केसेस को विड्रॉ करने का रिकमेंड करते हैं तो डेफिनेटली पब्लिक प्रोसिक्यूटर उनको अपोज नहीं करेंगे क्योंकि दे आर ऑब्लाइज्ड। तो इसलिए अदालतों का बड़ा अहम रोल है कि अदालत उस तरह के मामलों में देखे कि अगर कोई गंभीर अपराध है, कि कोई इस तरह के अपराध हैं जिनमें विड्रॉल परमिसेबल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा कि जुडिशरी का जो फ्रेमवर्क जो हमारे यहाँ पर माइंडसेट बना हुआ है वो कोलैप्स कर जाएगा। आज अगर हमको कहीं विश्वास है तो जुडिशरी के ऊपर है। सबसे आखिर में कोई न्याय के लिए कहीं दरवाजा खटखटाता है तो वो जुडिशरी का दरवाजा खटखटाता है। हमको ये विश्वास है कि पुलिस हमारे प्रोटेक्शन के लिए खड़ी है, पुलिस ने अपराधी को पकड़ा है, अब उसके खिलाफ केस चलेगा और अदालत उसको सजा देगी। ये हमारा फ्रेमवर्क है। अगर आप इस फ्रेमवर्क को तोड़ देंगे तो लोगों का विश्वास टूट जाएगा। तो यानी कि आपको लग रहा है कि एक तरह से सिस्टम के साथ छेड़छाड़ माना बिल्कुल छेड़छाड़ है। चलिए आरसी चौधरी साहब आपके पास आना चाहूंगा कि एक परंपरा चल पड़ेगी ये, अगर हम देखें बेगुनाहों उसके खिलाफ केस वापस लेने चाहें, लेकिन वकील साहब का कहना है कि बेगुनाहों से ज्यादा ध्यान ये रखा जाता है, श्याम जी भी कह रहे हैं कि वोट की ताकत कितनी है। क्योंकि इस कमेटी के बाद हो ये रहा है कि राजपूत समाज ने अलग ऐलान कर दिया है, सर्व ब्राह्मण महासभा ने अलग ऐलान कर दिया है कि सरकार ने अगर समय रहते अगर मुकदमे वापस नहीं ले तो गंभीर परिणाम भुगतने पड़े। क्या गंभीर परिणाम होंगे? क्या पब्लिक परेशान होगी? फिर यानी कि ये होगा कि कोई गरीब आदमी होगा, जैसे आप लोगों ने कहा कि बेगुनाह कोई है रास्ते चल के किसी को उठा करके लेके चले गए तो उनके वापस होना चाहिए। अगर वो इंडिविजुअली अगर कभी होता है तो आपको लगता है कि उसका केस कभी वापस हो पाएगा जीवन में? इंडिविजुअली कोई भी ऑफेंस करता है तो उसके रिसोर्सेज के साथ में या फिर कोई दूसरा जो यहाँ पे सरकार वर्सेज बनाम पब्लिक ये मुकदमे जितने भी हैं, ये किसी व्यक्ति के साथ में कोई मुकदमे नहीं है। सरकार बनाम तमाम जो मुकदमे हैं वो उनके बनाम है। सबसे पहले तो जो श्याम सुंदर जी ने कहा, इस कमेटी का जो गठन किया गया, इस कमेटी के गठन के बाद में समाज और प्रदेश के तमाम लोग ये समझ रहे हैं कि राजनीतिक प्रिविलेज लेने के लिए सिर्फ एससी और एसटी के लिए सहानुभूति दिखाने के लिए आपने कमेटी का गठन कर दिया। कमेटी के गठन और अभी पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में, इसलिए 3 महीने बाद में वो रिपोर्ट देगी। आखिर प्रशासन पे जिन बेगुनाह लोगों को उन्होंने जो गिरफ्तार किया उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी? क्यों आखिर उन्हें बेवजह वहां पे बंद कर दिया गया? सरकार को जब 2 तारीख का टाइम दिया गया, सरकार के खिलाफ गुस्सा क्यों फूटा? सरकार ने उन्हें क्यों लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पाई? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में सुप्रीम कोर्ट का जो सर्कुलेशन निकला उस सर्कुलेशन को जारी कर दिया और 2 दिन बाद में उस सर्कुलेशन को वापस ले लेते हैं। आखिर दबाव और वोट की राजनीति कौन कर रहा है और क्यों की जा रही है? क्या ये पब्लिक वेलफेयर के लिए किया जा रहा है या पब्लिक के अपने हित के लिए था उसके लिए किया जा रहा है या फिर अपने लाभांश के लिए किया जा रहा है? ये समाज के तमाम जो लोग हैं वो आज समझ रहे हैं। इससे पहले भी चाहे आनंदपाल का मामला हो, आनंदपाल के मामले में भी वहां पे बैठ के समाज के तमाम नेताओं के साथ में वो बात की थी कि पुलिस के ऊपर जिस प्रकार से जो हुए थे वो मुकदमे वापस ले लेंगे, दोनों की तरफ से एफआईआर दर्ज हो जाएगी, दोनों की तमाम सब बातें की और उन्होंने कहा ये एक पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। उनके जो विधायक थे उन्होंने भी उस बात को जारी की। आखिर राजनीतिक लाभांश लेने के लिए क्या हो? सबसे महत्वपूर्ण इस बात की चीज है अभी तो मध्य प्रदेश के वर्तमान सरकार को कोसने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी पहल वर्तमान सरकार कर रही है, लेकिन वर्तमान सरकार नया काम नहीं कर रही है। पहले से भी ऐसे होते रहे। मेरा सिर्फ कहने का मतलब यह है कि हम इस तरह से दंगे भड़काते रहेंगे, परेशानी लोगों के लिए पैदा करते रहेंगे, जब हम पावर में आएंगे तो सर वापस ले लेंगे। ये कि परंपरा जो चल पड़ेगी देश में, आम आदमी कहां जाएगा? निश्चित रूप से आप जो बात कर रहे हो दंगे भड़काने की बात, सामाजिक द्वेषता बढ़ाने की बात, समाज के अंदर बिखराव की बात, निश्चित रूप से अगर इस प्रकार की प्रक्रिया के तहत ये सब चीजें होंगे और उसके बाद में मजबूरी में मुकदमे लिए जाएंगे, ये किसी भी लोकतंत्र के लिए हितकारी नहीं हो सकता। लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर मैं कह रहा हूं, एडीजी इंटेलिजेंस ने जो रिपोर्ट दी, उन्होंने कहा बहुत से हिंदुवादी संगठन थे, उन्हें ट्रेनिंग दी गई, उन्हें हथियार मुहैया कराए गए और उस प्रकार से इसको वॉयलेंस के अंदर हिस्सा किया गया। ये उनकी रिपोर्ट में उन्होंने सरकार को सबमिट किया। आखिर ये जांच होनी चाहिए थी कि आखिर कौन लोग हैं वो नकाब पहन के और जहां पे जो आगे की गई। हाँ, तो राजस्थान के लिए कह रहा हूं तो राजस्थान में भी होनी चाहिए कि उन्होंने किस चीज पर वॉयलेंस की जाएगी। नहीं, राजस्थान में 275 जो मुकदमे हैं ये वापस लेने के लिए भी जो कमेटी गठित की गई है, उसी दिन के जो मुकदमे हैं ज्यादातर उन्हीं को लेकर के 2 और 3 तारीख, 3 तारीख को कुछ जगह पे 3 तारीख को भी वापस रहे थे। हाँ बिल्कुल, 2, 3 और कुछ 10 तारीख को भी हैं कुछ। तो इसलिए इसको जो हिंसक बनाया गया, इसको जो ध्रुवीकृत किया गया,
इसके पीछे सरकार का और तमाम वो संगठन कौन से हैं, जिनका उद्देश्य क्या था। आज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जरूरी है कि वो जांचने की जरूरी कि इस आंदोलन को, शांतिप्रिय जो आंदोलन हो सकता था, एक मांग को लेकर जो जा सकते थे, सरकार उनसे वार्ता कर सकती थी। सरकार 13 दिन बाद में उसके खिलाफ पिटीशन दायर करती है। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसके 13 दिन बाद में जाती है। क्यों, आखिर क्या वजह थी? उन्होंने अल्टीमेटम दिया, सरकार बात करे, वो साथ में मुद्दा अलग नहीं। आखिर सोसाइटी को देखिए, ये बाइफिकेशन, ये सोसाइटी को ये बताना पड़ेगा कि आरसी चौधरी साहब, मैं बात केवल इसी की नहीं कर रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि जब पता लगा कि एससी और एसटी के लोगों पे मुकदमे दर्ज हुए या दूसरे अन्य लोगों पे मुकदमे दर्ज हुए, वापस करिए, क्योंकि वोट कहीं खराब नहीं हो जाए। अब उसके बाद हो ये रहा है कि राजपूत समाज अलग अब एक अपने राह पे, गुर्जर समाज अलग प्रेशर डाल रहा है, ब्राह्मण समाज अलग प्रेशर डाल रहा है, कहीं किसी के और होगा वो प्रेशर डालेंगे। यानी कि जो पीड़ित है, जिसकी इच्छा है कि मेरी गाड़ी तोड़ दी गई, मैं बच्चों के साथ जा रहा था, बच्चे का सिर फोड़ दिया गया, या किसी के साथ मिसबिहेव हुआ, वो क्या, उनकी भावनाओं का क्या होगा? ऐसे केस अगर आप लेके बैठ जाएंगे, सैकड़ों गाड़ियों को तोड़ दिया गया, एक वोट की वजह से इस तरह के राह पे चल जाएगी सरकार। देखिए, निश्चित रूप से किसी भी जो शांतिपूर्वक जो चल रहे थे, जो इनोसेंट बच्चे जो स्कूल बस में जा रहे थे, उस पर पथराव किया गया, तमाम इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, वही समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर स्वीकार्य नहीं हो सकती। लेकिन ये सोसाइटी आज इस बात को भी समझ रही है कि आखिर जो एक समाज के खिलाफ में कोई दूसरा समाज खड़ा होता है, ये जो बिखराव की जो बात कही, जिस प्रकार से जो ध्रुवीकरण की बात कही, उसके पीछे क्या वजह है? अगर कोई किसान आंदोलन कर रहा है, कोई बेरोजगार युवा अगर आंदोलन कर रहे हैं, कोई महिलाएं महंगाई को लेकर आंदोलन कर रही है, निश्चित रूप से जनहित से जो जुड़े हुए मुद्दे होते हैं और उसका कहीं ना कहीं पुलिस का टकराव होता है, छोटी मोटी लग जाती है, वो लिए जाते हैं। लेकिन इतने बड़े स्तर पर जो घटनाएं हुई, जिनके घर जला दिए गए, घर फूंक दिए गए, आखिर इसके पीछे की जो साजिश है, उस साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए। जो साजिश करता जो लोग हैं उन्हें सजा मिलना चाहिए। लेकिन चुन चुन के निर्दोष लोगों को, जो सेवा पे थे, सर्विस पे थे, वहां पे उस जगह पे नहीं थे, उन लोगों को टारगेट बनाया जा रहा है। और उन टारगेट बना के, जिस प्रकार से श्याम सुंदर जी ने कहा, अब इसमें कौन कांग्रेस का हो सकता है, कौन बीजेपी का, उनकी विड्रॉल कर लीजिए कांग्रेस के लोगों को। तो हम जब इस प्रकार से जब टारगेट करेंगे तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए कभी अच्छा नहीं हो सकता, कभी ठीक नहीं हो सकता ये चीज। मीना साहब, आपके पास आना चाहूंगा मैं कि अभी आरसी चौधरी जी को आपने सुना कि कायदे से तो परंपरा बिल्कुल गलत है, और मेरा अपना एक जो आपसे सवाल है वो ये है कि दहशत का अंदाजा आप लगा सकते हैं, कोई आदमी उसे गुजरता तो कैसी स्थितियां बनती हैं, किसी के वाहन तोड़ दिए जाते हैं, किसी का सर फोड़ दिया जाता है। यानी कि एक अराजकता की सीमाएं लांग करके और बिल्कुल एक ऐसे अराजकता का माहौल पैदा कर दिया जाए कि जिसमें लगे कि हाँ, हालात बहुत बिगड़ चुके हैं, और फिर उसके बाद रिकमेंड की जाए। तो एक परंपरा क्या बनेगी कि अगर मेरे कास्ट में ताकत है तो ये सब कर लेंगे। क्योंकि जब मैंने आरसी चौधरी जी से भी पूछ रहा था, आपसे भी मैं जानना चाहूंगा यही बात कि इन मुकदमों के प्रेशर डालने से, प्रेशर बनाने की वजह से हो ये रहा है कि राजपूत समाज के लोग जो आनंद पाल मामले के अंदर उन पे केस दर्ज हुए, वो कह रहे हैं हमारे मुकदमे वापस लीजिए, 7 दिन का हम टाइम दे रहे हैं। सर और ब्राह्मण महासभा है, वो कह रहे हैं अपने हमारे केस वापस लीजिए। गुर्जर समाज कह रहा है कि हम कुछ भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, और पहले के केस भी आप वापस लीजिए। तो केस आप उस हिसाब से लेते रहेंगे। सरकार आप भी हैं, सरकार प्रेशर देखना होगा कि आप में, यानी कि वोट का वजन कितना है, ये डिपेंड करेगा केस वापस लेने में। नहीं, वोट वाली कोई ऐसी बात नहीं है इसमें। केवल ये है कि जिस तरह आंदोलन हुआ, आंदोलन में जिस तरह के ये ST/SC के लोग जो आंदोलन कर रहे थे, उसमें कुछ लोग ऐसे आके राजनीतिकरण कर दिया, उसमें कुछ लोग ऐसे आकर के और अपना राजनीतिक फायदा उठाने के चक्कर में ये सारा जो जितना हुआ, राजेंद्र जी ऐसे लोगों को चुना है, ऐसे लोगों को चुना है सरकार ने। बिल्कुल निश्चित प्री प्लान गेम था कि भाई इस तरह के दंगा भड़काना है, एक पार्टी को, जो ये सत्ताधारी पार्टी, इसको नुकसान होना चाहिए, इस तरह का एक आंदोलन का रूप उन लोगों ने लिया। ऐसे प्री प्लान, कहां से डंडे आ गए, कहां से शराब आ गई, कहां से क्या आ गया, सब ये पता नहीं था इतना। सरकार को इस तरह के इनपुट्स मिले, आपको ये लग रहा है? नहीं, सरकार बिल्कुल इसीलिए तो कमेटी बनाई है कि ये कह रहा हूं, ये कमेटी इसके लिए नहीं बनी। कमेटी तो सिर्फ इस वजह से बनी है कि जिन लोगों पे मुकदमे दर्ज हुए हैं, क्या वास्तव में उन लोगों का ऐसी हिंसा में हाथ था, वो लोग, उनकी उपस्थिति थी, इस बात को लेकर कमेटी बनी है। जिनमें जो हिंसा में हाथ था उनको तो बिल्कुल कमेटी, उनको तो सिफारिश करेगी भाई इनको तो दोषी माना जाए। और जो वास्तव में निर्दोष लोग हैं, जो बच्चे थे, पढ़ने वाले थे, और लोग कई तरह के जो सीधे बेचारे जा रहे थे, उस तरह के लोग अचानक वहां आ गए और वो भी चले गए, उनको तो भाई बचाने की सिफारिश सरकार। कमेटी रिपोर्ट किससे लेगी? कमेटी में एक सदस्य ऐसा नहीं है कि जो वहां मौके पे जाके देखेगा। कमेटी कहीं नहीं कमेटी बैठी नहीं करेगी। इन्वेस्टिगेशन से लेगी, बिल्कुल सिस्टम तो वही रहेगा, उनके माध्यम से लेगी, अपने कोई भी समाज के माध्यम से लेगी, वहां जानकारी मौके पे जाके उनके तथ्य जुटाएगी। निश्चित रूप से अगर
तथ्य 3 महीने का समय है, खैर तो बड़ी बात नहीं है, हमेशा समय बढ़ा दिया जाता है से निष्पक्ष जांच होकर की, और वास्तव में दोषी होंगे तो उनको तो छोड़ा नहीं जाएगा, और निर्दोष लोग हैं जो उनको बचाए जाने के लिए सरकार सकते हैं इसमें। अभी बीजेपी का स्टैंड ये है कि उस वक्त कहा यह गया था कि कांग्रेस के लोगों ने साजिश रच के, आज हम राहुल गांधी जी ट्वीट कर रहे हैं तो यार क्या माने सर, मतलब राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग आंदोलन में शामिल हो रहे हैं, आपके लोग भी शामिल, मध्य प्रदेश की की बात कर रहे हो, इंदौर की बात कर रहे हो, राममोहन जी खुद शामिल थे, केंद्रीय मंत्री की रिपोर्ट आ रही है वो शामिल। फोटो मध्य प्रदेश के अंदर जहां पे भाजपा शासित शासन है, अगले दिन, हाँ बिल्कुल, फिर वो शामिल थे उसमें भी नहीं, उनके वहां आदमी 2000 आदमी इकट्ठे थे उस टाइम भी, ऐसा नहीं है, हमने पूरी जानकारी करवाई, तो ऐसा नहीं है कि उनके वहां एक कलेक्शन था, इकट्ठे। वो तो आपके विधायक का भी चलाया, बीजेपी के विधायक का भी चलाया, बीजेपी के विधायक का क्यों चलाया? आखिर ऐसे समाज को क्यों टारगेट किया गया? कुछ लोगों ने नहीं, कुछ लोगों ने आकर ये देखिए, अपनी नाकामी छुपाने के लिए कब तक दूसरे शासन को लगा के रहेंगे? आप अपने लॉ एंड ऑर्डर की फेलियर को आप अपने शासन के एक बात सुन, राजेंद्र जी, आपने एक बात कही कि भरोसीलाल जाटव का मकान जलाया गया, वो एक कांग्रेस के एक्स एमएलए और सरकार के मंत्री रहे हैं, आपने कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोगों ने उनका मकान जला दिया, राजकुमारी जाटव लपेटी में कैसे आ गई? वो तो बीजेपी की नहीं, कांग्रेस ये नहीं कह रहा, सारे जो कुछ इस तरह के लोग थे जो वास्तव में दंगा उन्होंने की, उन्होंने जानबूझ के एक षड्यंत्र रच करके, उनका हो सकता है कोई व्यक्तिगत कोई मामला हो सकता है, कैसे उनके जलाया, और कहीं तो जला ही नहीं, क्यों इंदौर में क्यों हुआ, ये एक राजनीतिक वो भी हो सकती है, तो उसकी बाड़मेर में भी हुआ है, अलवर में भी हुआ है, बहुत सी जगह हुआ है, बहुत सी चीजों की, ये तो उसके नेक्स्ट डे हुआ है, ये तो दूसरे दिन हुआ है, और 2 तारीख को। हम तो खुद कह रहे हैं दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, और निष्पक्ष जो बेचारे गलत फंस गए उनको वास्तव में निकालने की सिफारिश की जानी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। चलिए वकील साहब कुछ करें, मैं आपके पास आऊंगा, एक बार वकील साहब कुछ करें। मैं कहना चाह रहा था, अब मैं आपको जानकारी दे दूं कि इस तरह के मामलों में लोग जो अरेस्ट हुए उनकी जमानतें नीचे अदालत ने खारिज करी, सेशन कोर्ट ने खारिज करी, और उसके बाद जब हाई कोर्ट में वो मैटर्स आए तो हाई कोर्ट ने इस पूरे प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए वो उनकी जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिए गए हैं। आज आप कौन सी स्थिति पैदा कर देना चाहते हैं कि आप कमेटी के माध्यम से आप रिकमेंड कर रहे हैं कि इनको छोड़ दीजिए, जिनके लिए हाईकोर्ट जमानत खारिज कर चुका है, उस तरह के लोगों को आप छोड़ने की रिकमेंडेशन करना चाह रहे हैं? छोड़ने जहाँ समाज हित में, समाज कोई भी समाज या कोई हित में कोई इस तरह के कानून अपना काम कर रहा है, न्याय प्रक्रिया अपने काम कर रही है, उसमें कहाँ से सरकार कर रही है? मैं वही कहना चाहता हूँ, जब जांच कर रही है, जब पुलिस का डिपार्टमेंट आपके पास मौजूद है, जांच की एक प्रक्रिया मौजूद है, वो जांच कर रहे हैं, और उसके बाद वो अगर ये तय कर पाते हैं कि ये व्यक्ति इन्वॉल्व है, ये व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं है, उनके पास जो ऑलरेडी अथॉरिटी है, तो क्या आप कमेटी ऊपर से बैठ के ये तय करेगी कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति को तो बेनिफिट देना है, इसको नहीं देना है? कुछ नहीं है, पुलिस भी अपनी जांच करेगी और वो भी जांच करेंगे, वास्तव में क्या ये पुलिस के बिना जांच के, बिना इन्वेस्टिगेशन के गिरफ्तार कर लिए सरकार, पुलिस ने बिना इन्वेस्टिगेशन के कर लिए, मतलब ऐसे ही करी? इसका मतलब निर्दोष लोगों को फंसा है, इसका मतलब निर्दोष लोगों को फंसा है, निर्दोष लोगों को जिसकी हाईकोर्ट में जमानत खारिज हो जाती है, जिसके हाईकोर्ट तक जमानत खारिज हो जाती है, इसका मतलब आपने टारगेट करके किया है, टारगेट किया है। अरे देखिए, अपनी नाकामी छुपाने के लिए, अपनी नाकामी छुपाने के लिए भाजपा कब तक कांग्रेस पे आरोप करते रहेगी? आप अपनी लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को बना नहीं पाए, अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए दूसरों पे करें। मैं जिसका हवाला दे रहा हूं वो मध्य प्रदेश की इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट दी है, मध्य प्रदेश की इंटेलिजेंस ने ये रिपोर्ट दी है, तुम्हारी नाकामियों को तुम्हारे आप ₹2 होने को समझ चुकी है, अब ये समाज भी समझ चुका है, तुम्हारे घरियाले छुपा रहे तो नहीं मानने वाला, तुमने देखने लोगों को पता कि आज इस प्रकार की जो बातें करना चाहते हो वो समझ चुके हैं, और तुम तो कम से कम अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति होकर और जिस प्रकार से बात कर रहे हो, आप जाइए ना अपनी चौड़ा बिल में बताएंगे लोग आपको, जब जाके खड़े होंगे ना, बहरे खड़े होंगे तब बताएंगे आपको, वहां पे 3 तारीख के रूप में आप टारगेट करें। अरे काहे पर बात करें, आपने लोगों को टारगेट करके किया है, जब हाईकोर्ट तक कैसे ले जाती है, आखिर क्या हो जाए? पुलिस जांच करेगी, पुलिस जांच करेगी, क्या पुलिस जांच करेगी? बिना जांच के गिरफ्तार कर सकते पुलिस ने कैसे किया? अपनी नाकामी में छुपाइए, नाकामी में छुपाइए, नाकामी में छुपाइए, ये पूरे समाज सोसाइटी का मामला है। आपने पैरवी नहीं कर पाए, लोग अपनी सेवा में होते हुए भला किया, आपने राम का भला किया, प्रधानमंत्री जी 14
अप्रैल को बोलते हैं, मार्च में नतीजा आता है 14 अप्रैल को बोलते हैं, देश का मुखिया मोड़ लेते हैं। सर मैं एक बात कहना चाहूंगा यहाँ पे कि मुकदमों की और हमारी डिबेट की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। आरसी चौधरी ने एक सवाल खड़ा किया आपके सामने कि जब 2 तारीख का ऐलान कर दिया गया था, 10 तारीख को जिस तरह से मुस्तैदी से व्यवस्था की गई थी, तो 2 तारीख को सब जगह सिस्टम फेलियर क्यों रहा? ये तो पहले से व्यवस्था करनी पड़ती, पहले से लोगों को आप बताना चाहिए था कि देखिए आप ऐसा करेंगे तो इसके परिणाम ये भी होते हैं। अगर निर्दोष को ऐसा ही लग रहा था तो ये कोशिश सरकार को इस स्तर पर की जानी चाहिए थी। हाँ, वहां मैं मानता हूं ये बात, वहां कुछ कमियां रही थी, सरकार ने व्यवस्था पूरी की थी, पर इतना अंदेशा नहीं था कि इतनी भी एक आकर के कुछ राजनीतिक पार्टी आके अपनी रोटी सेकने का काम करेंगी, आगे कूद जाएंगी, तोड़फोड़ कराएंगी, दंगे कराएंगी, इस तरह का कोई अंदेशा नहीं था। तो कितने राजनीतिक दलों से लोग जुड़े लोगों को अरेस्ट किया, ऐसे राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों को अरेस्ट किया कि बिल्कुल जो आए उनको अरेस्ट किया, और जो निर्दोष लोग, मैं फिर कह रहा हूं कि बिल्कुल जांच होगी, कमेटी जांच करेगी, जो दोषी है वो अभी भी नहीं बचेंगे, और निर्दोष लोग हैं तो उनकी सफारिश तो करेंगे। श्याम से मैं शर्मा जी के पास में जाना चाहूंगा। शर्मा साहब, यहाँ मकसद जो सरकार का आया सामने वो ये आया है कि निर्दोष लोग हैं वो नहीं फंसने चाहिए, हमारा भी मकसद है, बेगुनाहों को किसी तरह का कोई हैरेसमेंट नहीं होना चाहिए, उनको क्यों अदालत या पुलिस के पछड़े में पटका जाए, ये बात सही है। लेकिन क्या आपको लगता है कि मकसद इसके पीछे यही है जो राजेंद्र मीणा साहब अभी दावा कर रहे हैं कि सिर्फ कमेटी का मकसद यह है कि बेगुनाह बचे, और जो बिल्कुल जिन्होंने जानबूझ करके अशांति फैलाने की कोशिश की है, प्रदेश में दहशत का माहौल पैदा करने की कोशिश की है, वो लोग गिरफ्तार होंगे? या फिर कुछ माना जा सकता है कि सभी मुकदमे विड्रॉ कर लिए जाएंगे, तोड़फोड़ करने वालों को भी छूट होगी और बेगुनाह है उनको तो छोड़ना ही होगा? तो ये क्या, किस नजरे से देखते हैं, दोनों में से क्या बात मानी जाए यहाँ? देखिए योगेंद्र जी, क्योंकि ये सारा मामला सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के जो दिए उसके आधार पर हुआ। सुप्रीम कोर्ट के आप चीज को मानो नहीं, आप अपराध करो, आप दंगे भड़काने का प्रयास करो, तो आपका कोर्ट कहीं पे भी न्यायिक प्रक्रिया कहीं भी आपके पक्ष में नहीं रहेगी, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट को मानना ही नहीं चाहते। आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जाकर के करना चाहते हो, दंगे फैला करके अशांति फैलाना चाहते हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपके दबाव में आने वाले नहीं है। तो हाई कोर्ट को मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट हमको क्या कहने वाला है, हाई कोर्ट उसको रिलीफ नहीं इसलिए नहीं दे रहा, निचली कोर्ट नहीं देंगे कभी रिलीफ, क्योंकि उनको पता है कि किस कारण से ये दंगा हुआ और किस तरह से अशांति फैली। प्रदेश में, देश में अशांति फैलाने का काम अगर लोग करेंगे और उसको काबू करने का काम प्रशासन करेगा, उसके बीच में जो आएगा फंसेगा। अब क्योंकि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में आपको लाभ लेना है और आपको कहना है कि हम आपके समर्थन में खड़े हैं, और हम, क्योंकि एसीएस पुलिस का मुखिया कौन होता है? एसीएस होता है उसका अतिरिक्त मुख्य सचिव। गृह विभाग का अगर मेंबर सेक्रेटरी बनाते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर 2 रख करके और एक आप उसमें राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त वकील को बनाते हैं, तो उसमें एडवाइस तो दे सकते हो। अब एडवाइस आपकी कितनी मानी जाएगी, ये सब चीजें न्यायालयिक प्रक्रिया पर है। जहां आपका चालान पेश नहीं हुआ वहां तो आप वापस ले सकते हो, और वो लिए भी जाएंगे। छोटे मोटे मुकदमों में दिक्कत नहीं है, आपराधिक मामले तो है जो दर्ज, उसको तो आप रोक ले सकते हैं। लेकिन यहाँ दूसरा सवाल है, आपने जैसे शुरुआती दौर में एक बात कही थी कि यहाँ कास्ट पॉलिटिक्स की बात है। अगर आपके वोट में इतना दम है, उस तराजू से तोला जाएगा कि बेनिफिट क्या है मेरे को इस वोट बैंक से, उस नजरिए से देखने की एक हमारे यहाँ पे अगर ये रूट लाइन बन गई कि अगर आपके समाज में आपके वोट में ताकत है तो आप कुछ भी करेंगे, खुली छूट, ये मैं ये शब्द का जो प्रयोग कर रहा हूं कि आने वाले वक्त में खुली छूट दी जाएगी। अगर आपके समाज में दम होगा तो वापस ले लेंगे, एक बार तो आप एंजॉय करिए दंगे करके। देखिए आपने इसलिए देखिए गुर्जर समाज का आंदोलन देखा, एक बार नहीं 3 बार देखा। अब फिर सामने खड़ा है आंदोलन करने के लिए गुर्जर समाज, 15 और 21 तारीख दे दी। ब्राह्मण समाज खड़ा है, और ये क्योंकि SC/ST का मामला भी वही है, आरक्षण से संबंधित ही मामला है। और वो उसमें जो उनका जो छूट दे रखी थी जिस प्रकार से, वहां पे निर्दोष को नई अपराधी बन जाए, निर्दोष को कैसे, वो निर्दोष को फंसाना नहीं चाहते और किसी भी दलित का शोषण नहीं हो, ये भी न्यायालय चाहता है। न्यायालय ये नहीं चाहता कि दलित को रिलीफ नहीं मिले, और आप अपने राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में किसी भी तरह से आप फायदा लेने के लिए अब निर्णय करने की स्थिति में आप हो, क्योंकि आपकी सरकार है। आप कह सकते हो कि ये बात भी सही है कि जब आपके एजी आपके होते हैं, डबल एजी आपके होते हैं, दूसरे राजनीतिक तौर पर निर्णय होते हैं, तो वो तो मजबूरी है उनके, वो तो आपको जो कहेंगे वो न्यायालय में ले जाकर पेश करेंगे। चलिए, न्यायिक प्रक्रिया में कितने समर्थ होते हो, वो न्याय जो बैठा है न्यायाधीश, वो निर्णय करेगा कि आपको सही है गलत है, आप वहां कुछ नहीं कर सकते। चलिए, तो कुल मिलाकर के यह है कि मुकदमे वापस लेने की नई बात नहीं है। नई बात सिर्फ इतनी है कि आप उपद्रवियों के भी अगर मुकदमे वापस लेने लगेंगे तो मुझे लगता है कि स्थितियां बिगड़ जाएंगी और हर समाज सरकार पे एक प्रेशर बनाएगा, क्योंकि बहुत सारे
इस तरह के नॉन सोशल एलिमेंट्स इस तरह के उसमें फायदा उठाते हैं और ज्यादातर दंगों को वो ही रंग देते हैं। लेकिन यहां सरकार को अपने तरीके से देखना होगा, उसे प्रदेश में कानून व्यवस्था भी मेंटेन करनी है, और आपको लगता है कि कोई बेगुनाह है तो उसे छोड़ना भी चाहिए। लेकिन अगर एक परंपरा बन गई तो आने वाले वक्त में लोग इसी तरह से दहशत फैलाते रहेंगे और लगेगा कि समाज में मेरे में बहुत बड़ी ताकत है, मुकदमे वापस हो जाएंगे, तो कानून का डर लोगों से निकल जाएगा, जो एक स्लोगन पुलिस का है कि आम जन में विश्वास और अपराधियों में डर। ये डर अगर लुप्त हो गया तो मुझे लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेन करने की एक जो चुनौती सरकारों के सामने खड़ी होगी वो बहुत मुश्किल भरी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।